वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। साल के आखिरी महीने की पहली हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। दुआ है और उम्मीद भी है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के खास तौर पर लोगों को भी खुश रख रहे होंगे। जनाब, नाउमीदी ना एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि नाउमीद इंसान आपको दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा करीब नज़र आएगा। एक तो वो कुफर के और दूसरा जहनी बीमारियों के हवाले से। और ये लोग ना हमेशा नाउमीदी का इजहार करते हुए ही आपको हर सिचुएशन में नज़र आते हैं कि ये काम तो ऐसे होता था, ऐसे नहीं हुआ, इस मुल्क का कुछ नहीं होना, मैं जो काम करता हूँ हमेशा गलत ही होता है, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। इस तरह के जुमले आपको सुनने को मिलते हैं। याद रखिए कि जहाँ नाउमीदी होती है ना, वो सोसाइटी, यहाँ पे वो जो मुआशरा होता है कभी शुक्र नहीं कर सकता है। और जितने लोग भी नाशुक्रे नजर आएंगे ना, वो आपको ना खुश भी नजर आएंगे। और उनके पास जितना मर्जी बड़ा घर हो जाए, जितनी मर्जी दौलत हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, बैंक बैलेंस हो, लेकिन वो नाखुश ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो हर वक्त बस नाशुक्री करते हुए नजर आएंगे। और असल में ये उनके मिजाज का हिस्सा बन जाता है, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है कि अगर आप अल्लाह की खैर चाहते हैं ना, तो शुक्र अदा करना हमें ज़रूर चाहिए कि जब आप अल्लाह से खैर मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक भी हमें खैर अता करता है। और हमें खैर आगे बांटना भी सीखनी चाहिए, क्योंकि नाशुक्री जैसे वायरल डिजीजेस होती है ना, नाशुक्री भी दरअसल ऐसी एक वायरल बीमारी का काम करती है। जब आप ऐसे लोगों में रहते हैं ना जो हर वक्त नाशुक्रे रहते हैं, हर चीज होने के बावजूद भी शुक्र अदा नहीं करते हैं ना, तो आप भी उन्हीं की डगर पर चलना शुरू हो जाते हैं, आपके ऊपर भी उनका रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं आप भी नाउम्मीदी और नाशुक्री का शिकार हो ही जाते हैं। तो इसलिए हमें आज कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना अदा करते रहें, खुश रहें और ऐसी लोगों की सोहबत में रहें जो कि पुरुमीद हो और शुक्र अदा भी करते रहें अपनी जिंदगी में। अगर आपको छोटी सी चीज भी मिलती है उसका भी शुक्र अदा करें, उसके ऊपर भी सब्र के साथ जनाब अपना वक्त गुजारे। और हमेशा जो नाशुक्री करते हैं, जो हमेशा कंप्लेनिंग के तौर पर चीज़ों को लेकर चलते हैं ना, कि इस तरह मुझे चाहिए था, ये हो गया, वो चाहिए था, वो हो गया, तो उन लोगों से थोड़ा सा इज्तनाब करें, क्योंकि जब उनकी शख्सियत में ये जब हिस्सा बन जाती है ना, ये नाशुक्री या नाउम्मीदी, हर चीज में से नेगेटिव चीजों को पिक करना, तो फिर जब आप उनकी सोहबत में ज्यादा रहते हैं तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी जो कंपनी होती है ना, इट्स मैटर लॉट कि आप किस तरह के लोगों में बैठ रहे हैं, उनकी सोहबत कैसी है, वो किस तरह आपके एक तो फिजिकली हेल्थ के लिए कितने बेनिफिट हैं, अच्छा है, और दूसरा आपकी मेंटली जो स्टेट ऑफ माइंड होती है उसके लिए कितना अच्छा साबित हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को तो खुश रखना है, लेकिन ये भी देखना है कि वो आपके लिए भी ठीक है या नहीं है। तो खुश रहिए आप भी और दूसरों को भी खुश रखिए। तो ये आज का पैगाम था जो मेरे आपके साथ मैंने शेयर किया है। जनाब, सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से, जिसमें हम सेहत और उससे जुड़े मसाइल का जिक्र करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं तेजी से बढ़ती हुई संगीन और जानलेवा बीमारी एड्स के हवाले से, क्योंकि एड्स एक दायमी और जानलेवा मर्ज है जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV की वजह से होती है और आपके मुदाफाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाकर HIV आपके जिस्म की इन्फेक्शन और बीमारी से लड़ने की सलाहियत को कम करता है। और पाकिस्तान में इस मर्ज के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता 10 महीनों में एड्स के 500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 के दरमियान सामने आने वाले केसेस में तमाम मुतासरा अफराद सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात ही हैं, और जिनमें से 45% अफराद की उम्रें जो हैं वो 25 साल तक की हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एड्स के मरीजों की तादाद 1.5 लाख से भी तजावुज कर चुकी है। तो आज जनाब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से आगाही और इससे बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस सब मोहलिक बीमारी से किस तरह जान छुड़वाई जा सकती है, वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अजीबुर रहमान है, डायरेक्टर है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह का करम, आप सुनाए ठीक है? हाँ जी, मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। 1 दिसंबर है आज, तो वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। इस दिन पे
और उसी के लिए आगाही सेमिनार करते हैं, जी, जी। वॉक्स करते हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि बीमारी है क्या, किस तरह लाहक होती है, क्योंकि बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी हैं इसके अंदर और लोग इस हवाले से ज्यादा बातें भी नहीं करते, जिसकी वजह से ये फैलती ही जा रही है। इसको टैबू समझा जाता है कि एड्स के बारे में बात नहीं करनी है। तो जरा एलैबोरेट करिएगा कि ये बीमारी है क्या। ये देखें, हमारे पास मुआशरे में ये इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं, ये काज जो इनका होता है ब्लड बोर्न डिजीजेस होती हैं। कुछ कंटामिनेटेड जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जहाँ कोई सिरिंज इस्तेमाल होती है, जहाँ कोई गैर महफूज और गैर शरई अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं, उसी में ये सारी चीज़ें ये फैलने का जो है खदशा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली तो हमारे मुआशरे में ये कोई लोग मुतवज्जा ही नहीं होते सही कि अपनी सेहत के मुतालिक जो है वो कैसे काम करें, कहीं पे जाके चेक करें, कहीं पे कोई बीमार है अचानक जाता है, जाके टीका गोली लेता है, जहाँ कोई दंदन साज है वो मतलब गैर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं और पैसा बचाने के चक्कर में वो जाते हैं, वहाँ से फिर इन्फेक्शन लेके आते हैं, जिंदगी भर के लिए खराब हो जाते हैं। और मुआशरे में एक बढ़ता हुआ जो है रुझान है ये जो ड्रग यूजर्स का है। अच्छा, ये जो अपने आप को टीका लगाने वाले हैं, नशा जो करते हैं, जिंदगी खराब कर बैठते हैं अपनी, फिर वो उनका अता पता भी नहीं होता कभी कहाँ पे हैं, कहीं से पैसे लिए, कहीं से चोरी की, कभी कुछ जाके नशा लिया, सिरिंज कहीं से मिली ना मिली, कोई यूज सिरिंज उठाई अपने आप को लगा ली। अब ये ऐसे ही फिर फैल जाती है ये जो है। अब इसी पे ही हम काम कर रहे हैं। कितने रैपिडली ये एड्स की बीमारी जो फैलती है डॉक्टर साहब, और दूसरा ये कि इसके मेन कॉजेज क्या हो सकते हैं? ये जो मेन काजेज जो हमारे 56% जो हैं इसमें जो केसेस हम जो कर रहे हैं जी जी वो ऐसे हैं जो ड्रग यूजर्स हैं, ठीक जो है। टीका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो उसमें सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये सारे उसमें आ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ जो है वो क्वेक्स से फैलती है जो है, या हजामा सेंटर हैं, अच्छा। गैर महफूज जहाँ पे भी मतलब ये प्रिकिंग और ब्लड के साथ जहाँ पे भी जो चीज कंटामिनेशन होती है, अगर गैर महफूज है तो डेट कैन काज मतलब किसी का भी कंटेमिनेटेड जो ब्लड है वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, तो वो एड्स अगर उसको है तो वो आपको भी लग सकती है ये बीमारी। बिल्कुल लग सकती है। और ज्यादातर जिस तरह आपने बताया कि टारगेटेड पॉपुलेशन जो है वो ड्रग यूजर्स हैं। ड्रग यूजर्स हैं, ज्यादातर ड्रग यूजर्स हैं, यहाँ ट्रांसजेंडर हैं, अच्छा, यहाँ जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, मेल सेक्स वर्कर्स हैं, और ये सारे। तो डॉक्टर साहब इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं, किस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आए तो हमें अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर उसको अगर लेना तो चाहिए? साइंस सिम्टम शुरू हो गए तो वो तो फिर आपका जो इन्फेक्शन रेट बढ़ गया और आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई तो ये लेकिन किस तरह पता कैसे चलेगा कि अगर हमें इस तरह का मतलब स्क्रीनिंग इज द बेस्ट वे। आप स्क्रीनिंग कराएं, जहाँ पे भी जाते हैं अपनी टेस्ट जैसे रूटीन की करवाते हैं, उसमें अगर ये स्क्रीनिंग हो, अगर कोई समझता है कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ, ये जो गैर महफूज चीज़ें हैं, अच्छा, तो उसको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं हम थ्रू आउट द पंजाब, तो वो करवा लें तो कोई इशू नहीं है। तो आपने कहा कि इसकी रोकथाम के हवाले से बहुत ज्यादा अभी भी काम करने की जरूरत है। तो किस तरह का पंजाब हुकूमत या हुकूमत किस तरह के इकदाम उठा रही है इसमें? मतलब हम सेंटर्स एक्सपांड कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे इन्फेक्शियस कंट्रोल के प्रोग्राम है उनको भी फाल बना रहे हैं। जैसे हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, हाँ जी, अब वो उसका काम है कि सैलून्स और जितने भी रजिस्ट्रेशन करके वो वहाँ पे जो गैर महफूज चीज़ें जो है इस्तेमाल करने ना दें। हमारी जो है हेल्थ केयर कमीशन है, ये जो क्विक्स हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं गैर महफूज सिरिंजें वगैरह, जे इनको जो है वो कटड़े में लाएं, जो है गैर रजिस्टर बंद इस्तेमाल ना करें। बाकी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है उसको भी मतलब ये कर रहे हैं कि जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं उसको भी जो है ये करें। और उसके साथ साथ हम स्क्रीनिंग प्रोसेस पे भी जा रहे हैं। अच्छा, कि हम कैंप्स लगाते हैं, जैसे जेल इनमेट्स है, जेलों की सारों की हमने स्क्रीनिंग की है। और जो हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट हैं उनकी भी हम स्टडीज कर रहे हैं। उनके लिए जो भी मतलब हमारे पास सैंपल्स आते हैं हमारी लैब में, PRL लैब में, तो उसकी भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं, उसमें कितनी परसेंटेज वाले जो ऐसे पेशेंट हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट शुरू कराएं। अच्छा, मतलब अगर साइंस एंड सिम्टम्स उसके एज सच नहीं है, आप स्क्रीनिंग कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बीमारी है कि नहीं है। जी, उसका पता लगेगा। फिर उसके बाद PCR करेंगे हम, उसका वायरल लोड देखेंगे। अगर वायरल लोड उसका ज्यादा है तो ट्रीटमेंट तो शुरू करेंगे ही। सही। तो जब मेडिसिन लेना शुरू कर देता है तो उसका वायरल लोड कम हो जाता है। जब वायरल लोड कम होता है तो फिर वो इन्फेक्शन फैलने का खदशा खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास 728 जो है वो
पार्टनर्स जो थे वो इन्फेक्टेड थे और उनको हमने ट्रीटमेंट दिया और उनके जो बच्चे पैदा हुए वो महफूज थे। तो उसमें से मतलब 425 जो एड्स फ्री बेबी जो है वो born हुए। मतलब ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकती है? जेनेटिकल ये प्लेसेंटा के थ्रू फैलती है ना, माँ के बच्चे में चली जाती है। अच्छा। अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो वो वायरल लोड कम हो जाता है। सही। और वायरल लोड जब कम हो जाएगा तो वो ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, बैरियर क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, ये रिवर्सिबल नहीं है बीमारी? रिवर्सिबल नहीं है अभी तक तो, मतलब इस पे अभी जितनी चल रही है रिवर्सिबल नहीं है और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है। मतलब कोई भी अर्ली स्टेज नहीं है, कोई भी हमें तशखीस मतलब या डायग्नोज करने का मौका नहीं मिलेगा? मतलब अगर हो गया तो ये हो गया और ये लाइफ लॉन्ग बीमारी हमारे साथ चलेगी। और अगर नॉर्मल जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थ्रू लाइफ किस तरह का ट्रीटमेंट इसका है? इसके एंटीवायरल थेरेपी है जो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, हमें यूएनडीपी सपोर्ट करती है इसके लिए। अच्छा। तो वो हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं क्योंकि हम ये इतनी दे नहीं सकते, इतनी महंगी और लाइफ लॉन्ग चलनी है। तो इस वजह से जो है मेडिसिन फिर अवेलेबल हो जाती है। हमारे जितने भी पेशेंट हैं तकरीबन हमने 22 लाख अभी तक जो है टेस्ट किए हैं। अच्छा। 22 लाख लोगों के लिए हमने स्क्रीनिंग की है, जिसमें से 37,000 तो कुछ जो पॉजिटिव पंजाब में। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ। 37,000 जो अभी तक जो शुरू से इसी साल की नहीं ये सारा थ्रू आउट जब से प्रोग्राम 94 शुरू हुआ है ठीक है, तब से अभी तक है। और उसमें जो है हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, सारी चीजें फिर मजीद इनहांस भी कर रहे हैं, सेंटर्स भी बढ़ा रहे हैं। तो जो उसमें से 6,000 तो समथिंग जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और 8,000 जो मेडिसिन लेते लेते हुए गायब हो गए। अब वो उसमें ड्रग यूजर से ज्यादा उनकी जगहें बदलती रहती हैं, कहीं पे चले जाते हैं। तो इसी पे ड्रग यूजर्स पे वो नई जिंदगी हमारे साथ काम कर रही है, जो एनजीओ है वो भी काम कर रहे हैं। तो वो उनको लेकर आते हैं और वो लास्ट टू फॉलो हम कर रहे हैं। ऐसे मतलब जो ऐसे गायब हो जाते हैं जो 180 डेज से ज्यादा मतलब दवाई नहीं इसमें कितना स्पैम, लाइफ स्पैम कितना है एक पर्सन का अगर उसको ये बीमारी लाहक हो जाती है? अगर बीमारी इन्फेक्शन चल जाता है, शुरू हो जाता है तो ये इम्यूनिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो वो तकरीबन 11 साल तक लाइफ स्पैन, 11 साल के बाद वो मर जाएगा। 11 साल तक अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तब मर जाएगा। अगर ट्रीटमेंट लेगा तो वो फिर नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है जैसे हम सब गुजार रहे हैं। अच्छा ठीक है जनाब, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से हम बात करें, मजीद भी इस पर बात करनी है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, वर्ल्ड एड्स डे आज मनाया जा रहा है और इस हवाले से हम बात करें कि ये बीमारी है क्या, किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है और किस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके इससे बचा भी जा सकता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के, और उनसे हम दोबारा से बात करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लाइफ स्पैम जो है बहुत कम होता है, जैसे बात की हमने कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो 11 साल जिंदगी गुजरेगी। उससे अगर ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल जिंदगी जैसे हम गुजार सकता है और लाइफ लॉन्ग उसे मेडिसिन पे या ट्रीटमेंट पे फिर रहना पड़ेगा इंसान को। जी बिल्कुल, उसने सारी जिंदगी दवाई खानी है। उसी से ये हम इन बिटवीन जो है रूटीन चेकअप भी करते रहते हैं। उनका हमारे डॉक्टर्स हैं हर सेंटर पे वो, और उनके पीसीआर लोड, वायरल लोड भी चेक करते हैं पीसीआर करके। तो ये सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कास्ट है। और अभी हम जो है डिविजनल लेवल पे जो है डायलिसिस मशीनें भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं कि ऐसे जो लोग जो बीमार हो जाते हैं तो उनकी अलहदा से डायलिसिस मशीन हो, उसी पे जो है इन्फेक्शन ना फैले। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसे भी मुमकिन है ये चीज़ कि ये वायरस जो है हमारी जिस्म के अंदर साला साल मौजूद रहता है लेकिन बहुत बाद में जाके इसके साइंस एंड सिम्पटम्स जो है वो शो हो? ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल। अभी ये स्टडीज चल रही हैं सारी, इस पे कर रहे हैं। जैसे जैसे मतलब देखें दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है और हम अभी तक वही पुरानी सिरिंजें इस्तेमाल करना, पुराने वही हजामा सेंटरों पे तो जाते हैं या दूसरे जो है गैर प्रोटेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें एडवांस्ड हो गई हैं। अगर उधर ये डिजीजेज हैं तो उस पर प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उसी पे ही मद्देनज़र रखते हुए हम आगाही वॉक्स भी करते हैं, कैंप्स भी लगाते हैं, स्क्रीनिंग भी करते हैं।
टू डिग आउट ऑल दीज केसेस जो हमारे मतलब इल्म में नहीं है, और वो फैलाव उनका जो है ज्यादा होता है। लेकिन क्या लोग अब इसको टैबू से हटके इसको एक बीमारी के तौर पर ले रहे हैं और आके अपनी तशखीस कराते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं? नहीं, अभी भी उसके लिए हमें मतलब उनको समझाना पड़ता है, उसके लिए हमारे साइकोथेरापिस्ट हैं, वो समझाते हैं, फिर जाके इस तरफ लेके आते ट्रीटमेंट। अभी भी ये स्टिग्मा समझा जाता है। अच्छा, इसको कि एड्स के बारे में बात नहीं करनी बात है। अभी तक नहीं करते लोग जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह इस्लामाबाद में 500 केसेस आए हैं पिछले 10 महीनों में, अगर बात की जनवरी से अक्टूबर तक की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है, उसने मतलब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की है HIV के हवाले से या एड्स के हवाले से, तो उसकी क्या वजूहात आपको लगती है? अब देखें, हम सारी बातें करेंगे रिस्क फैक्टर्स पे। हाँ जी। अब रिस्क फैक्टर्स और जो ये टारगेटेड पॉपुलेशन है हमारी, वो यही है जो गैर शरई जो अज़दवाजी ताल्लुकात वाली पार्टी है। अच्छा। ड्रग यूजर्स और जो है ये सेक्स वर्कर्स जो है, ये सारी चीज़ें इसको इन्वॉल्व करती हैं। जैसे हमारी जनरल पॉपुलेशन है उसमें चांस बहुत कम है, 0.001 है। अब ये जो बाकी जो केसेस हमारे आ रहे हैं, ये जो हैं काम ऐसे गैर महफूज तरीक़ेकार जो है, वो उसी की वजह से ये चीज़ें फैलती हैं। अब उसी पे जो हमारे रोल होता है, ये टीका लगाने वालों का क्वेक्स का होता है, हजामा सेंटर्स का होता है, डेंटिस्ट का होता है, इवन मतलब हॉस्पिटल्स में जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी हादसाती तौर पे प्रिक हो जाते हैं। तो वो उसी की तरफ ही हम ला रहे हैं कि हम ये जो है स्क्रीनिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, मगर हमारा गरीब मुल्क है, इतना मतलब अफोर्डिंग भी तो नहीं होता कि इतनी स्क्रीनिंग हम सारी की सारी पॉपुलेशन की कर लें। मगर उसमें फिर टारगेटेड पॉपुलेशन और स्टडीज़ जो जैसे सजेस्ट करती है, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसी के बदौलत ही इस पे कंट्रोल करेंगे। जितने डिग आउट ज़्यादा करेंगे, उनको वायरल लोड कम हो जाएगा, तो उनका जो फैलाव का जो है वो उसके चांसेस जो है उसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते आप हमारे देखने वालों को हमारे शो के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बीइंग अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? जो भी मतलब इतना हक रखता है हर कोई कि जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, इवन दवाई ले रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, तो उसको हक है कि वो उसका जो महफूज तरीका चेक करे। सही। अगर कोई टीका कोई बच्चे को लगवाने जा रहा है, कहीं से डॉक्टर टीका लगा रहा है, अगर उसके सामने सिरिंज नहीं खोल रहा है तो उसको रोका जाए। और जो ये खुद जाते हैं, ये जो डेंटिस्ट जो है, ये जो क्वेक्स बैठे हैं, इनके पास जाएं ही ना, और अच्छे डॉक्टरों के पास जाएं और महफूज तरीके से इलाज करवाएं। ठीक है। और ये अपने बच्चों का ख्याल करें। ये जो ऐसी पार्टीज वगैरह में जाते हैं, ये रोके जाएं तो फिर, और नशा और चीज़ें रोकी जाएं तो ये इस पे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, मतलब अपने तौर पर भी हमें जनाब एहतियात बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से हम बात कर रहे थे जनाब की ये बीमारी है क्या, किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों से जुड़े तमाम तर जितने भी मसाइल होते हैं उसके ऊपर जनाब डिस्कशन करते हैं और उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जनाब लाहौर शहर है और लाहौर को पंजाब का कैपिटल भी कहा जाता है। लाहौर में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं और मरकज़ निगाह भी रहता है लाहौर। दूसरा, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने, क्योंकि सेहत की सहूलियात यहाँ पर ज़्यादा हैं। हॉस्पिटल्स बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मौजूद होते हैं जहाँ पर अच्छी सहूलियात हमें मैसर आती हैं। तो आज भी हम एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करेंगे कि जनाब के शहबाज दौरे हुकूमत में ये इंस्टीट्यूट बनाया गया, ये इदारा बनाया गया ख़ास तौर पर आवाम के लिए, ताकि उन्हें बेहतरीन सेहत की सहूलियात मुहैया की जा सके। 2017 में शहबाज दौरे हुकूमत में ये लाहौर में जनाब इंस्टीट्यूट बना, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट, जिसको PKLI कहा जाता है। और उस वक्त 2017 में जब उनका टेन्योर था शहबाज दौरे हुकूमत का, तब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। सेहत के हवाले से भी, डॉक्टर्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम किया गया। इसको एक मिसाल के तौर पर, इसको एक मॉडल कहा जाए, इदारा बनाने की कोशिश की गई और देखा भी कि जनाब इसके ऊपर काम भी चल रहा है, पैसा भी लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हुकूमत बदली, हमने देखा कि PTI हुकूमत आई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस इदारे के ऊपर, इस मंसूबे के ऊपर तनकीद की और इसे सफ़ेद हाथी भी करार देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब दोबारा पंजाब हुकूमत की तरफ से जनाब इस मंसूबे की बहाली के हवाले से काम किया जा रहा है। इस PKLI की तरफ से जो सड़कों के हवाले से मंसूबा एक बनाया जा रहा है कि सड़कें तामीर की जाएंगी, उसके ऊपर तखमीना भी लगाया जाएगा। तो ये
कब का ये मंसूबा है, किस तरह शुरू हुआ, इसके ऊपर तखमीना लागत कितनी आई है, कितने ट्रांसप्लांट अभी तक वहाँ पर हो चुके हैं, जिगर और जो गुर्दे की पैबंदकारी है उसका क्या प्रोसेस होता है, डॉक्टर्स की कितनी तादाद है, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेगमेंट में। हमारे साथ सज्जाद हुसैन साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, हेल्थ की बीट करते हैं और उनसे बात करते हैं जनाब PKLI के हवाले से। सज्जाद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? तो जैसा PKLI के हवाले से बड़े ही तनाज़ात हमारे सामने आते हैं और तनाज़ात की जद में रह रहा है ये इंस्टीट्यूट जो है, ये मंसूबा है क्या, किस तरह शुरू हुआ और कितनी लागत आई इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये हमें आप ज़रा इन्फॉर्म करें। हाँ जी मुनीबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूबा तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान किडनी लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जिगर और जो गुर्दे की पैबंदकारी होती है। इससे पहले पंजाब के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। 25 दिसंबर 2017 को इसकी इनॉग्रेशन हुई है। शहबाज शरीफ के दौर में, उस वक्त वो वज़ीर आला पंजाब थे, वो इसको एक आइडियल मॉडल इंस्टीट्यूट के तौर पे लेके आए थे। तो 30 जून 2020 तक इस पे 22 बिलियन खर्च हो चुके। अच्छा, ठीक है, खर्चा आ चुका था। तो मौजूदा सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ कि PKLI, वैसे हमें उस वक्त जब ये PKLI बनाया गया तो हमें गिला था हुकूमत से, क्योंकि शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर के अंदर किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट की सहूलत मैसर थी। अच्छा, ऑलरेडी पहले थी, ऑलरेडी मौजूद थी। और उस वक्त उस दौर के अंदर ये जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के, ये चूँकि फेडरल का अदारा है शेख ज़ायद हॉस्पिटल, वफाकी गवर्नमेंट कैबिनेट के ज़रिए से चलाया जाता है, लेकिन उस वक्त जो इसको सूबे के अंडर दे दिया गया था और ये कहा गया था कि इसको रन किया जाए, लेकिन सूबे के पास फंड ना होने की वजह से या कुताही हुई है, क्या हुआ है, वो दोबारा उसमें इनकी वजह से सैलरीज ना जारी होने की वजह से, पहली बात है कि वहाँ के जो वर्कर और प्रोफेसर्स हैं उन्होंने रिट कर दी, वो कोर्ट से जीत गया कि हम सूबे के अंडर नहीं आना चाहते। वो दोबारा वफाक के अंडर चले गया और पंजाब के पास 2-3 साल नोटिफिकेशन रहा, लेकिन ये इस पे कुछ नहीं कर सकते अभी। लेकिन उस पे ये बनता था कि पंजाब गवर्नमेंट चाहती तो उसको आइडियल उसको मॉडल बना के उस पे बजट लगा के तो अच्छा उसको पेश कर सकती थी, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब एक अपनी तर्ज के एक वज़ीर आला है, वो चाहते हैं कि जो चीज़ मैं करूं वो मैं करूं और अपने तरीके से करूं और उस पर मेरा नाम आए। तो उन्होंने एक लहदा से ये इंस्टीट्यूट पे पैसे खर्चने शुरू कर दिए और उस वक्त बड़ी ये शिकायत और गिले हुए कि जी PKLI क्यों बनाया जा रहा है जब लाहौर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन वो पंजाब की ज़ेर सरपरस्ती करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि पंजाब का भी एक जो इंस्टीट्यूट है। इस हवाले से उस वक्त हुआ, बाद अज़ां इस पे सियासत भी हुई। मैं सियासत तो नहीं समझूंगा चूंकि इस पे सो मोटो एक्शन लिया गया। अच्छा, चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस साकब निसार साहब की तरफ से, तो उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा जो वहाँ के डीन थे उस वक्त डॉक्टर सईद साहब, उनको बुलाया, उनको पूछा कि मुझे पता चला है कि आपकी बहुत ज्यादा सैलरी है और ये क्यों है। तो इस पे काफ़ी तनाज़ात कि PKLI के अंदर सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा क्यों है। मैं इस पे इत्फाक नहीं करता कि अगर एक किडनी का सर्जन आपके पास मौजूद है, ट्रांसप्लांट कर सकता है, अगर मेरे ख्याल में वो 1 माह के अंदर एक ट्रांसप्लांट पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे जो फ्री हो रहा है किसी गरीब पेशेंट का, तो उसकी सैलरी पूरी हो जाती है। लेकिन उन्होंने तो बहुत सारे ट्रांसप्लांट किए होंगे, लेकिन इस पे इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं उस पे सैलरी पैकेज अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ना तो किडनी ट्रांसप्लांट के डॉक्टर ज़्यादा मौजूद हैं और ना लीवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर, लिहाजा इस पे हमें इत्फाक करना चाहिए था, लेकिन इत्फाक नहीं हो सका। और ये मौजूदा सूरत हाल, और ये तब से ही ये तनाज़ात चलते ही आ रहे हैं, प्रोलॉन्ग होते ही जा रहे हैं। मतलब हमने देखा सजाद साहब के, जैसे मैं बात भी करी थी कि नून लीग ने जब ये मंसूबा शुरू किया उसके ऊपर काफ़ी काम भी हुआ, लेकिन जैसे PTI की हुकूमत आई उन्होंने इसको सफ़ेद हाथी भी करार दे दिया गया, इसको निगलेक्ट भी किया गया, तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि ये तो अपने अखराजात खुद नहीं उठा पा रहा है और ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब दोबारा से मतलब ये चीज़ें क्यों सामने आई हैं इस तरह की? देखिए, वाइट एलिफेंट का जो बयान है वो तो एक पॉलिटिकल समझ लें कि उसका है। अच्छा, अब भी तो चल रहा है, अब क्यों इसे वाइट एलिफेंट नहीं कहा? बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो पहले से भी तेज काम हो रहा है और ज्यादा ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वहां तक पे। तो इसको जो कहा गया था, लेकिन इसके बाद ये है कि PTI के दौर के अंदर इसमें जरा बेहतरी आई, ज्यादा काम हुआ,
क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ को इतना मौका नहीं मिला, फंड नहीं थे, तो उसमें इतना काम नहीं हो सका। लेकिन अब तो इसके अंदर मजीद जो है जिद्दत पैदा हो रही है, और यहाँ तक कि यहाँ पे रोबोट सर्जरी का भी सोचा जा रहा है। रोबोट सर्जरी पब्लिक सेक्टर के अंदर सोचना बहुत बड़ी बात, बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। तो उसके लिए भी ट्रेनिंग हो रही है, सेशन हो रहे हैं इसमें। रोबोट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें रोबोट जो है ना, वो सर्जन को रोकता है कि आप गलत कर रहे हैं। हाँ। तो उसके अंदर सर्जरी के जो चांसेस हैं वो परसेंटेज के पास होने के वो तकरीबन 100% तक हैं, क्योंकि रोबोट के अंदर जो एडजस्टमेंट होती है, अगर कोई किसी किस्म की ऐसी सर्जरी हो रही है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रही है, तो रोबोट उस तरीके से ही उसको आगे लेके जाएगा जिस तरह के उसको किया गया, ऑपरेट किया गया, और जो ऑपरेशन उसके अंदर ऑलरेडी भर दिया गया है वही ऑपरेशन पे आपको वो टोकेगा कि ये आपका हाथ गलत जा रहा है, आपका इक्विपमेंट गलत जा रहा है, आप गलत तरीके से इसको हाथ डाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सिनेरियो, ये प्राइवेट सेक्टर के ऑलरेडी है, लेकिन अभी पब्लिक सेक्टर में शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सजाद साहब, अभी तक कितने ट्रांसप्लांट वहाँ पे लिवर के, किडनी के हो चुके हैं जब से ये बना है? अमरीबा ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है, बेशक ऐसे ही है। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी सर्जरी कोई दुनिया के अंदर किसी की होगी, कि एक आर्गन्स को निकाल के दूसरे आर्गन्स को उसके अंदर जोड़ना, और ये बहुत बड़ा इस पे है। ये कोई 1-2 घंटे की सर्जरी है भी नहीं, इसके लिए बड़े संजीदा लोग और बड़े सीनियर लोगों के लिए साथ ये की जाती है। तो अब तक जो है किडनी के ट्रांसप्लांट जो हैं वो 410 हो चुके हैं, ठीक है, अब तक। तो जो लीवर के ट्रांसप्लांट है उनकी तादाद 335 है। अच्छा। उसकी एक वजह तो ये है कि जो लीवर का जो ट्रांसप्लांट है वो कॉस्टली है। ओके। उस पे तकरीबन एक ट्रांसप्लांट पे लीवर के 40 लाख रुपया खर्चा आता है, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट पे 16 लाख खर्चा आता है। ठीक है। उसमें इन्फेक्शन के शायद चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिगर का जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके लिए जो पेशेंट डोनर है उसका ही जिगर काटा जाता है, तो डोनर भी काफ़ी हद तक मुतासर होता है। लेकिन किडनी के अंदर है, लेकिन उसका लीवर फिर उसको ग्रोथरी मिल जाती है और वो बढ़ता है और अपनी हालत पे आ जाता है। लेकिन जो किडनी का ट्रांसप्लांट है, वो जो किडनी डोनर है वो सारी उम्र के लिए किडनी से महरूम हो जाता है। उसका जब किडनी निकाला जाता है तो वो किडनी एक पे ही रहता है, तो जबकि जिगर का जो ट्रांसप्लांट है उसमें उसका जिगर फिर मुकम्मल हो जाता है। अच्छा सजा साहब, ये इतना महंगा जो ट्रीटमेंट है, जैसे आपने बताया कि 40 लाख जो है वो गुर्दे पे आ जाता है, किडनी पे जो है वो 16 से 20 लाख तक भी खर्चा आ जाता है, तो ये खर्चा इतना ज़्यादा क्यों है कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो मशीनरी है वो इतनी महंगी है? ये डॉक्टर्स को पेमेंट इतनी करनी होती है, उसकी वजह से इतना खर्चा नहीं, इसमें मेडिसिन का बहुत ज़्यादा अच्छा। क्योंकि ये लोकल तो कोई ऐसी मेडिसिन बनती नहीं है, ये बैरून मुल्क से इंपोर्ट करनी पड़ती है और बड़ी कास्टली पड़ती है मेडिसिन। ओके। क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए जब आपने ट्रांसप्लांट करना, उससे पहले की तैयारी और उसके बाद की तैयारी पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बाद में अगर आपने पेशेंट को जब एडमिट रखना है और उसको फॉलो करना है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। फॉलो अप पे सर्जन की फीस तो है ही है, जी जी, लेकिन उस वक्त इक्विपमेंट जो है वो इक्विपमेंट तो देखते हैं, एक दफ़ा उसको इंस्टॉल कर लिया है तो वो तो चलता रहता है। उसको स्टीरिलाइज करना, उस पर खर्चा आना, लेकिन ज़्यादातर जो है इस पे मेडिसिन का खर्चा है ट्रांसप्लांट पे। मतलब बाहर से ज्यादातर जो ओवरऑल जो चीजें हैं, मेडिसिन है, मशीनरी वगैरह इंपोर्ट की जाती है, उसकी वजह से ज्यादा खर्चा आता है। दूसरा सजाद साहब, बहुत सारे जब शुरू में ये इंस्टीट्यूट बना तो कुछ खबरें ऐसी भी आई थी, लाहौर न्यूज ने भी ये चलाई थी कि ट्रांसप्लांट फेलियर्स के भी केसेस भी हमारे सामने आए थे, लेकिन उनकी वजूहात सामने नहीं आई थी। हमने जब इसके हवाले से रिसर्च की तो क्या वजह थी, इसमें कितनी सदाकत है और क्या पीछे कॉजेज क्या थी? ये देखें, जब भी कोई सर्जरी होती है उसमें चांसेस जो है उसकी परसेंटेज तो मौजूद होती है। हाँ जी, क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी सर्जरी नहीं जो कोई कह सकता है कि मैंने 100 ऑपरेट किया, मरीज ठीक रहा है। उसमें बहुत सारे मरीजों की हालत पे भी डिपेंड करता है, उनकी कुव्वत मुदाफत पे भी डिपेंड करता है, सर्जन पे भी डिपेंड करता है, उनकी जो केयर है उस पर, नर्सिंग केयर है उस पर भी डिपेंड करता है। ये सारे जो अवामल हैं इसको मिल के फिर पेशेंट पे असरअंदाज होते हैं। और इस पे अभी तक जो PKLI की तरफ से बताया गया 3 से 4% है शरह मौत सिर्फ। ओके। अगर उन्होंने 100 ट्रांसप्लांट किए हैं तो उससे 3 से 4 अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में अब तक जा चुके हैं। ये उनका एक रिजल्ट है।
तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसमें जबकि इसमें अगर मुकाबलातन देखा जाए शेख ज़ायद के अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा। उसमें शरह मुआद तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि पिछले दिनों एक डोनर खुद मर गई। वो बेचारी जिगर का अतिया दे रही है और उसको इन्फेक्शन होगी। अब पेशेंट जिंदा है जिसको अतिया दिया गया और डोनर मर गया। इसमें दोनों की केयर करनी पड़ती, दोनों पे पैसे लगते हैं, दोनों को मेडिसिन देनी पड़ती है, उसकी केयर करनी। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकी और शायद कोई ऐसी इन्फेक्शन फैल गई जिससे उसकी डेथ हो गई। तो ये इस तरह के अवामल भी हैं, इसमें पेशेंट बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छा सजा साहब, ये मतलब इतना बड़ा इदारा है और बहुत से लोग फिर ये भी कहते हैं कि यहाँ पर हमें टाइम भी नहीं मिलता, ऑपरेशन का टाइम भी नहीं मिलता, कोई रेफरेंस हो बड़ा तब हमें जाके कोई बात हमारी सुनता है, कोई बड़ा सर्जन हमारी बात सुनता है तब हमारा केस पकड़ा जाता है। इस तरह के भी तो केसेस आते हैं सामने। असल में देखें कि जब भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनता है, जैसे PIC है, तो PIC दुनिया की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, 100 बेड की। तो उसके अंदर 200 पेशेंट दाखिल होता है डेली। अब कुछ व्हीलचेयर पे हैं, कुछ बेड पे हैं, कुछ को व्हीलचेयर भी नहीं मिलती। तो अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जब छोटे टीचिंग हॉस्पिटलों को और दूसरे हमारे लोकल जब हम सहूलत नहीं देंगे इस तरह की, तो वो छोड़ के जब एक तरफ आएंगे तो रश बढ़ेगा। अच्छा। इसी तरह PKLI का भी एक ज़हन बन गया लोगों का कि यहाँ पे अच्छी सर्जरी होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर साबित हुआ। ये तकरीबन अगर सर्जरी का देखें तो अभी तादाद कम है, क्योंकि 2020 के अंदर तो ये बंद रहा है, साल 2 साल बंद रहा है कोरोना की वजह से। अब कोरोना के पेशेंट फोकल उसमें दाखिल होते थे और उसमें ये कह सकते हैं कि वो महकमे के अंडर था कि जो महकमा जिसको रेफर करता था उस पेशेंट को कोरोना की स्पेशल यानी VIP प्रोटोकॉल के साथ उसको दाखिल किया जाता था। अच्छा। आम पेशेंट डायरेक्टली अगर जाए तो बड़ी मुश्किल था कि उसको ये पिक करते। तो उसमें हर कोरोना के पेशेंट की ख्वाहिश थी कि वो PKLI के अंदर दाखिल हो। इससे उनकी क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं PKLI का, अगर हम उसे वाइट एलिफेंट कहते हैं। दूसरी तरफ ये भी देखें कि उसकी क्वालिटी चेक करें आप, उसका मेयार चेक करें कि एक पेशेंट जब वहाँ पे एडमिट रहता है तो वो दोबारा ना सिर्फ कोशिश करता है बल्कि दूसरों को भी कहता है कि अगर आपने एडमिट होना है तो वहाँ पे रेफर करता है। तो ये उनका निज़ाम था, ये सिस्टम था। तो ये जो 2 साल बंद रहा है कोरोना की वजह से, कितना नुकसान फिर उन्हें उठाना पड़ा है? जाहिर है हमारे अदारे बहुत सारे बंद रहे हैं, इंस्टीट्यूट बहुत सारे बंद रहे हैं, तो उसकी वजह से खासकर ट्रांसप्लांट एक बड़ा हसास इशू है। तो हसास इशू पे जिस तरह कोरोना आया बड़ी मुश्किल था कि इस तरह की सर्जरियां की जाती थी, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाना था और ऐसे वो तो कर सकते थे, लेकिन मुनासिब नहीं था कि कोरोना में इस तरह के पेशेंट को जो है वो टच किया जाए। अच्छा, दूसरा सजाद साहब, डॉक्टर सईद अख्तर इस मनसूबे के हवाले से एक बड़ा नाम समझे जाते हैं और लेकिन वो भी तनाज़ात का कहीं ना कहीं शिकार रहते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, ये क्या मामला है पूरा? डॉक्टर सईद ही पे सारा कुछ हुआ है। डॉक्टर सईद से पे ही ऑब्जेक्शन लगाया गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि आपकी सैलरी जो है ना बहुत ज्यादा है। तो वो तो जाहिर है अदालत के सामने बैठे थे, उन्होंने कहा जी जो हुक्म होगा हम मानेंगे, आप हुक्म करें, क्या हमारे कमी कुताही है। अच्छा। उसी दिनों में सारा कुछ होता रहा। उस वक्त इन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट्स भी पेश की, इनसे सवाल भी किए गए। उस वक्त इनको पूछा गया कि कितनी लागत आई है, कितना खर्चा आता है, कितना स्टाफ है आपके पास, क्या सूरत हाल। वो सारी फिर रिपोर्ट इन्होंने अपनी बना के एक उसके अंदर उसको बस हटा दिया गया। वो जिस तरह भी जो हुआ सारी स्टोरी का आपको पता ही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह के जो स्टेप हैं वो बेहतर होते हैं, क्योंकि एक बड़े बंदे को ज़ाया करना इस तरह जो है वो मुनासिब वो तहम्मुल नहीं है हम इस चीज़ के। तो उसमें अब वो चेयरमैन बोर्ड बन गए थे, उसके बाद वो बोर्ड को चलाते हैं, लेकिन अभी अचानक प्रोएजलाई साहब आए हैं तो उन्होंने उनको बोर्ड से भी निकाल दिया है, क्योंकि जो भी CM आता है वो अपना कोई खास बंदे को लाना चाहते हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ है कि उनको 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं शायद। अच्छा। कि उनको चेयरमैन बोर्ड से हटा दिया गया अचानक, जबकि इसी साल 2-3 महीने पहले ही उनका ये ऑर्डर हुए थे चेयरमैन बोर्ड के। तो आज अभी 2-3 माह चले हैं तो नया बोर्ड बना दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो ये डिपेंड करता है कि
सियासी मुदाखलत चीजें जो है वो इसमें भी हमें नजर आ रही हैं। सियासी मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और ये सूबों के अंदर आप नहीं समझते कि मैं नहीं समझता कि खत्म हो सकती है। एग्जैक्टली अब तो ज्यादा हमें चीजें नजर आना शुरू हो गई है। अच्छा सजाद साहब, ये जो आखिरी पे पूछना चाहूंगी, जो दोबारा से सड़कों की बहाली का मंसूबा शुरू किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, आपको क्या लगता है इससे कितने लोग मुस्तफीद होंगे? ये जो फ्लो होगा ट्रैफिक का वो कितनी अच्छे तरीके से बेहतर हो सकता है और ये मंसूबा मुकम्मल हो पाएगा? सड़कों की बहाली की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ये जो उसकी तरफ जा रही है, PKLI की तरफ जा रही है। जी, सड़कों की बहाली का तो बेहतर है कि क्योंकि पेशेंट की वजह से अगर उन्होंने ये कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वैसे भी मंसूबा ये अगर हॉस्पिटल के अलावा भी किए जाए तो ये बेहतर अंदाज में चलते हैं और ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कम होता है। जितनी सड़क चौड़ी होगी, जितनी गाड़ी तेज चलेगी, उतना उसका फ्लो कम होगा। तो पेशेंट के लिए खास तौर पर जब कोई इमरजेंसी या ऐसा अदारा या इंस्टीट्यूट रास्ते में आता हो तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे कोशिश की जाती है ज़्यादा गेट बनाए जाए, वहाँ पे ज़्यादा खुली जगह बनाई जाए। तो इस तरह के फ्लो से बहुत फ़ायदा होता है और पेशेंट जो है वो लेट नहीं होता, क्योंकि PKLI के अंदर इमरजेंसी भी मौजूद है जहाँ पे पेशेंट को फौरी तौर पे आना पड़ता है। इस तरह के पेशेंट को हमेशा जो ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है वो इमरजेंसी पड़ती है। हाँ, उसको देर नहीं करवानी चाहिए। हमारे साथ सज्जाद हुसैन साहब मौजूद थे। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, हेल्थ की बीट करते हैं, PKLI के हवाले से बात कर रहे थे। अभी भी हमने बात की है लेकिन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। आने वाले दिनों में भी सज्जाद साहब इस पर हम डिटेल में दोबारा से गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए आपका बेहद शुक्रिया जनाब। ये PKLI इंस्टीट्यूट था जिसके हवाले से हमने बात की है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितनी इसके ऊपर लागत आई, कितने ट्रांसप्लांट अभी तक हो चुके हैं, कितने लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद भी आपसे बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। जनाब ये एक शेर का मिसरा ही नहीं है बल्कि इसमें एक हकीकत भी मौजूद है और दुनिया में सारी रौनकें सिर्फ हमसे ही हैं। और पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो आबादी का 51% हिस्सा खवातीन पर ही मुश्तमिल है। और अगर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से बात कर ली जाए तो वर्किंग क्लास मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मुल्क की वर्किंग क्लास जो कि रीढ़ की हड्डी की मानंद है, उनमें खवातीन की तादाद सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% है। यानी यूं कहना गलत नहीं होगा कि हमारी तकरीबन 45% आबादी कोई काम नहीं करती है। और आज की मेल डोमिनेंट सोसाइटी में औरतों के लिए काम करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? हमें ज्यादातर जो खवातीन है वो सिर्फ यहाँ तो एजुकेशन सेक्टर में नजर आएंगी, यहाँ पे हेल्थ फील्ड में काम करती हुई नजर आएंगी, जबकि स्किल्ड बेस्ड और कॉर्पोरेट सेक्टर में उनकी तादाद ना होने के बराबर है, क्योंकि ज्यादातर मौके वहां पर सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं। हालांकि अब तो डिजिटलाइजेशन का भी दौर है जिसके बारे में हम बात भी करते हैं और औरतें भी स्किल्स की बुनियाद पर मर्दों से भी ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। लेकिन हमारे पास कई ऐसी मसाले भी मौजूद है और खासतौर पर कोरोना के दिनों में हमने देखा कि खवातीन ने किस तरह जनाब घर में बैठकर ही पूरी फैमिलीज और अपने किचन को भी मैनेज किया और अपना जो एक बिजनेस भी रन किया। तो आज के दौर में खवातीन का फिजिकली और फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से उन्हें स्किल्स सीखने की ज़रूरत है जिससे वो जिस्मानी तौर पर तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें लेकिन साथ साथ मुआशी तौर पर भी अपने आप को मजबूत बना सके। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी गेस्ट मौजूद है, जनाब आयशा मुजम्मिल है, मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि फिजिकली हमें किस तरह मजबूत होने की जरूरत है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि फिजिकली और मेंटली हम मजबूत रहें। आयशा आपको वेलकम कहती हूं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड। आयशा औरतों के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करेंगे कि एक तो फिजिकली मतलब हम मुआशी तौर पर तो हमें मजबूत होना ही है लेकिन हमें फिजिकली मेंटली भी मजबूत होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। किस तरह फिजिकली अपने आप को किस तरह हम मजबूत कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए हमें? एक्चुअली जो सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी में मसला है वो ये कि ख़वातीन अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करती। अच्छा, वो पूरी फैमिली के लिए अवेलेबल होती हैं लेकिन वो अपने लिए अवेलेबल नहीं होती। तो जो उनका अपना मी टाइम होता है, अवेलेबल स्लॉट जो उनका अपना होता है, वो चूंकि अपने लिए नहीं कंसिडर करती तो उन्हें ये यकीन भी नहीं होता कि हम अपने लिए कुछ कर सकते। तो वो मेंटली फिटनेस को या इन सब चीज़ों को बिल्कुल एट द एंड ऑफ देयर लाइफ गोल रखती हैं।
अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसकी वजह से आप देखिए जैसे जो खवातीन की एज बढ़ती है उनमें मेंटल इलनेस के मसाइल बहुत बढ़ने लग जाते हैं, उनका डिप्रेशन, उनका चिड़चिड़ापन, और वो बहुत सारी रीजंस ऐसी होती है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती है, उनके पास मी टाइम नहीं होता जिसमें वो अपने आप को फिट रख सकें या अपने आप को ग्रूम कर सकें या कोई नया स्किल सीख सकें। क्योंकि जब आप अपने अंदर कोई नयापन नहीं लाते या जिद्दत नहीं लाते तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप से बेजार होने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है खवातीन के लिए कि वो खुद को एक्नॉलेज नहीं करती हैं, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी मात दे सकते हैं, बाहर जाके मुआशरे में निकल के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे सामने जितनी भी खवातीन की आई कोरोना के दिनों में, जैसे मैंने बात की है कि जैसे ही कोरोना का स्पैम शुरू हुआ तो हमें पता चल गया कि हम बाहर नहीं निकल सकते, बाहर कोई चीज़ नहीं है, कोई काम काज नहीं चल रहा, तो औरतों ने घर से बैठ कर बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे। मतलब इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसको अवेल करना चाहिए और फिर आप उस चीज को लेकर आगे जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। देखिए हम लोग पहले जिम्स जाते थे, ऑनलाइन क्लासेस लाइव सेशंस होते थे, इन पर्सन होते थे, लेकिन जो ही कोविड आया तो हमने साथ ही अपने सेशंस को लाइव कर दिया। अब सेल्फ डिफेंस क्लासेस को एक्नॉलेज नहीं किया जाता था कि वो कभी ऑनलाइन भी हो सकती हैं, लेकिन हमने सेल्फ डिफेंस क्लासेस को भी ऑनलाइन किया। मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल डिजिटल ट्रेनर हूँ इस हवाले से, जिससे कोविड के दिनों में बेशुमार खवातीन को सीखा कोविड के दिनों में सेल्फ डिफेंस सीखा। बिल्कुल, क्योंकि मोटरवे वाला इंसिडेंट बिल्कुल नया था ना, तो उसके बाद खवातीन ने ये सोचा कि हम अपनी फिटनेस तो चले ऑनलाइन कर ही सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह फिटनेस को बरकरार रखने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है? एक तो मेंटली तो हमें फिट रहना चाहिए, लेकिन फिजिकली भी रहना चाहिए, अपनी अपीयरेंस भी हमें अच्छी रखनी चाहिए। तो क्या मतलब हमारी जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, हमारे फेस पे आना शुरू हो जाती हैं वो चीजें और हमें पता चलना। अब जैसे माशाल्लाह आप इतनी फिट हैं, अपने एक तो फिटनेस का राज भी हमारे साथ शेयर करें कि आप इतनी फिट कैसे हैं और जो आपको खवातीन देख रही हैं उनको क्या टिप्स देंगे, क्या क्या चीजें उन्हें अपनी डेली रूटीन में करनी चाहिए? देखिए जब मैंने एक्नॉलेज किया तो अपनी शादी के 14 साल बाद, क्योंकि उससे पहले मैं ब्लैक बेल्ट थी और जब मेरी शादी हुई तो उसके 14 साल बाद मैंने जब अपना करियर परस्यू किया तो मैंने देखा कि मैं 100 kg पे स्टैंड कर रही हूँ। अच्छा। और उसके साथ मेरी 6 सर्जरीज भी हैं। और फिर उसके साथ ये सोचना कि आप फिटनेस भी करेंगी और आप सेल्फ डिफेंस भी करवाएंगी, तो एटलीस्ट एक बहुत मुश्किल सा चैलेंज था उस वक्त मेरे लिए। तो मैंने सबसे पहले ये एक्नॉलेज किया कि अगर मैं 100 पर स्टैंड कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे भी गो बैक करना चाहिए। अगर मैं फिटनेस को अपनी कंसिडर नहीं करी तो मैं किसी को कैसे ये बताऊंगी कि आपको भी अपने आप को फिट करना चाहिए। तो फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और साथ सबसे पहले अपने लिए वर्कआउट स्ट्रैटेजी स्टार्ट की। अच्छा। कि ताकि मैं इस वक्त मैं 65 पे स्टैंड कर रही हूँ और हर मंथ जो है इसमें से कम होता रहता है। अच्छा, हर महीने आप 1 kg लूज करती हैं? 2 kg, हाँ जी, मैं करती रहती हूँ। क्या बात है। और अभी आपकी शादी को कितने साल हो गए आयशा? मेरी शादी को 23 साल हो गए। माशाल्लाह 23 साल हो गए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आप लगती हैं। तो आपके माशाल्लाह बच्चे भी, जैसे हम बात कर रहे थे, 25 साल की आपकी बेटी है, बेटी लेकिन बिल्कुल भी आयशा नहीं लगती। उन्होंने अपने आप को इतना माशाल्लाह फिट रखा हुआ है कि वो एक्सरसाइज रोजाना की बुनियाद पर करती हैं। जी बिल्कुल। किस तरह की एक्सरसाइज करती हैं आप? मैं प्रेफर करती हूँ योगा वर्कआउट। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि हर किस्म की एज में योगा जो है वो आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है और ज्यादा इजी टू गो है। बहुत ज्यादा कार्डियो की तरफ जाना या बहुत सारे जब आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपका मतलब 100 पे या 100 प्लस पे जब आप स्टैंड करें तो आप उठ के जंप करना शुरू कर दें या कार्डियो करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब आपने अपने नीज को एक और चैलेंज दे दिया, जबकि उनके ऊपर पहले ही बहुत सारा वेट है। तो फिर आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं, सेफ वर्कआउट करें, सेफ न्यूट्रिशन प्लान लेकर चलें, फाकों की तरफ ना चले जाएं। क्योंकि हमारा तो खवातीन का एक अल्टीमेट गोल होता है, किसी की शादी आएगी तो हम उससे 1 महीने पहले होश आएगा, हमने डाइट करनी है, हमें अपना वेट लूज करना है, और फिर वो क्रश डाइट होती है और जिसका फायदा कम होता है नुकसान ज्यादा होता है, आपको वीकनेस शुरू हो जाएगी। और अगर फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारे 3 मील हैं तो हम 1 मील स्किप कर देंगे, 2 स्किप कर देंगे और उसके बाद उससे डबल कैलोरीज वाला कोई मील ले लेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी लूज हो रही होती है, हमारी कैलोरीज कम हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो रही होती है। तो आप फाकों की तरफ नहीं जाएं, आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं, वो वर्कआउट स्ट्रैटेजी भी हो, वो आपका फूड इनटेक स्ट्रैटेजी भी हो। तो फिटनेस के लिए दोनों चीजें चूंकि साइड बाय साइड चलती हैं, तो मैं आमतौर पर ये रेकमेंड करती हूँ कि 40 मिनट्स डेली आप योगा वर्कआउट करें और अपने मील्स को क्लॉकवाइज प्लान करें। अच्छा, योगा वर्कआउट में आप क्या बताएंगी, किस तरह का उसके अंदर वर्कआउट करना चाहिए?
योगा वर्कआउट भी आपको हेड टू टो करना चाहिए, यानी कि आप हेड वाली साइड से शुरू करें, क्योंकि हमें चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम लोग बगैर वार्म अप के जो चीज यूट्यूब पे देखते हैं साथ ही शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि 100 रैप्स के साथ आप 15 डेज में स्मार्ट हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो उस तरह करने से जो हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसमें हम एक्चुअली अपने आप मसल्स को डैमेज ही कर रहे होते हैं। ओके। तो आप हेड टू टो कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करें, पहले स्लोली वार्म अप करें, आहिस्ता आहिस्ता ब्रिस्क वॉक करें और उसके बाद योगा के सेशंस करना शुरू करें। इनहेलिंग एक्सहेलिंग वाली एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, फेस योगा करें, लोअर एब्स वर्कआउट करें, क्रंचेस करें, लेकिन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आप अपने एक्सरसाइज को बढ़ाएं। योगा के हवाले से ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जो लोगों में प्रिवेल करता जा रहा है आयशा, कि योगा से इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। अगर हम वेट लूज़ के हवाले से भी योगा करते हैं तो इतने ज़्यादा हमारे ऊपर उसका असर नहीं हो रहा होता है, इफेक्ट्स नहीं नज़र आ रहे होते हैं। जितना अगर हम जिम जाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे उससे हम ज़्यादा जल्दी फ़र्क महसूस कर सकते हैं। देखिए, योगा जो मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस कहती है, योगा आपके इंचेस रिड्यूस करता है बहुत क्विकली। जो वेट हम लोग असल में वेट लॉस को और फैट लॉस को मिक्स कर रहे होते हैं। एक मसल लॉस होता है और एक फैट लॉस होता है। ओके। जो मसल लॉस होता है वो हमेशा आपका एक्सरसाइज से होता है, जो फैट लॉस होता है वो हमेशा आपका डाइट प्लान से होता है। तो चूंकि हम इन दोनों चीजों को मिक्स करते हैं ना, इसलिए हमें फर्क नहीं लगता। इंचेस आपके हमेशा वर्कआउट से कम होंगे और जो आपका फैट लॉस होगा वो आपके डाइट को बैलेंस करने से होगा। ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। आप क्रश डाइट नहीं करें, क्लॉक सेट करें। ठीक है, तो क्लॉक सेट करें और आप योगा वर्कआउट करें और उसके साथ साथ आप कार्डियो का इंक्रीमेंट करें या और एक्सरसाइजेस आप जुम्बा करना चाहते हैं वो करें। लेकिन पहले ये देखें एहतियात के साथ, अगर आप 30 प्लस हैं या आप 35 प्लस हैं, तो सबसे पहले आपको जो नीज के इश्यूज आने शुरू होते हैं या आपको बोन्स के इश्यूज आने शुरू होते हैं, आपको ये देखना चाहिए कि आप उसको कैसे टैकल करें। अगर आप कोई वर्कआउट करें तो पहले देखें कि आपने स्टे सेफ स्ट्रैटेजी बनाई है अपनी, क्योंकि ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके कहीं से बोन में से कोई आवाजें आ रही हैं या कर 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 की आवाज आ रही है और पता चला कि जी आज तो यहाँ से ट्विस्ट हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया। क्यों? कि आपने अपना पोस्चर सही नहीं रखा हुआ। सेफ पोस्चर और सेफ स्ट्रैटेजी। अगर आप नीज का वर्कआउट कर रहे हैं, फ्लोर पे लेट के कर रहे हैं, तो कोई कुशन, कोई फ्लोर कुशन रख के उसके ऊपर अपने नीज को बेंड करें। अच्छा, ठीक है। कि हम YouTube पे देखे तो फौरन शुरू कर देते हैं ना एक्सरसाइजेस। वो हम 5 मिनट की वीडियो देखते हैं और हमें लगता है कि अच्छा हम ये कर लेंगे और उसके बाद हमारा वेट इस तरह जो है वो कम होगा और हम जैसे वो कर रहे होते हैं उस तरह हम दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है इसके अंदर लॉन्ग जर्नी है। हाँ, क्योंकि जितना हमने वेट गेन किया होता है ना खा खा के, मसालेदार चीजें, ऑयली चीजें, बाहर की चीजें खा खा के, जितनी जल्दी हम करते हैं उतनी जल्दी हमारा वेट जो है वो लूज नहीं होता है। अच्छा, मार्शल आर्ट्स भी आप आयशा सिखाती हैं बच्चियों को। अब मतलब लोग जो हैं या पेरेंट्स जो है अब खुद अपनी बच्चियों को सिखाते हैं, इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि अच्छा इनको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बदलाव आया है सोसाइटी में। बल्कि अगर मैं कहूँ पिछले 3 सालों में ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि जो हम रियलाइज कर रहे हैं वक्त के साथ साथ कि अगर वायलेंस बढ़ रहा है तो उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि बच्चियों को पता ही नहीं कि हाउ टू स्टे सेफ स्ट्रैटेजी। आप देखिए ना कि स्टैटिस्टिक्स एंड फिगर्स कहते हैं कि 0.4% खवातीन रिपोर्ट करती हैं अगर वो किसी वायलेंस का या किसी भी किस्म के अब्यूज का शिकार होते हैं। तो यानी कि 1000 खवातीन के साथ अगर कुछ हुआ है तो उसमें से सिर्फ 4 रिपोर्ट करती हैं। तो अगर आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, आपको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, आपको सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनना है। तो सपोर्ट सिस्टम जब खुद बने, ये अवेयरनेस चूंकि मदर्स में बहुत ज्यादा आई है, उसका रीजन कि वो जो इतने सालों से एक फुटप्रिंट चला आ रहा था ना, उन्होंने भी वायलेंस देखा है लेकिन रिपोर्ट नहीं किया। घर नहीं बचेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ऐसे ही होता है। ये एक सोसाइटी है हमारी। तो अगर हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम अपने आप को बचा तो सकते हैं। अच्छा, यही मतलब अर्ली एजेस में जब हम खासतौर पर बच्चों को भी डालना चाहिए सेल्फ डिफेंस के हवाले से। बच्चियों को अगर डाल देते हैं तो वो तभी हम उनको एम्पावर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, आप अब आपके अंदर इतनी सकत है, इतनी कुव्वत है कि आप बाहर निकल के जाके अगर आपको कोई इस तरह की कोई गैर जरूरी हरकत करता है तो आपने किस तरह उसका जवाब देना है। मतलब हमारे घरों में पहले ये जमाना होता था चुप कर जाओ, कोई बात नहीं, इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन अब ऐसी चीज नहीं है। अब आपको खुलकर बोलना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो इसके कितने सेशंस होते हैं और कितने ईयर्स की बच्चियां आती हैं आपके पास?
मैं 9 ऑनवर्ड्स बच्चियां लेती हूँ। अच्छा, 9 साल से बड़ी, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैं उनको ब्लैक बेल्ट की तरफ नहीं लेके जा रही होती। मेरी कोशिश होती है कि 6 मंथ से 8 मंथ तक एक सर्टिफाइड कोर्स हो पर्टिकुलर, जिसमें आप उन्हें सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही सिखाएं, जिसमें उन्हें कॉम्बैट ही सिखाएं। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं होता कि आप हर कंडीशन में दूसरे को मारें, लेकिन ये जरूर हो सकता है हर कंडीशन में आप अपने आप को बचा लें। ये 2 बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, मारना एक अलग चीज है और अपने आप को बचा लेना एक अलग चीज है। हमने अपने आप को सेल्फ डिफेंस के तौर पर ना, इसको कहा ही सेल्फ डिफेंस जाता है कि अपने आप को किस तरह हमने बचाना है। ये नहीं कि आपने किसी को बेजा मारना है, ये चीज नहीं है। हमारे साथ आयशा मुजम्मिल, मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद थी। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब, हम बात करते हैं कि किस तरह खवातीन को फिजिकली मजबूत होना चाहिए, फिटनेस का किस तरह का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फिजिकली हम स्ट्रांग होंगे तभी हम मेंटली अच्छे रह सकते हैं। अब मुझे आप इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।